दिनेश की ओरा न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत के अंदर दक्षिण इंडिया नहीं है? दक्षिण भारत, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या उसका कोई इतिहास नहीं है? क्या उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या दक्षिण भारत की अपनी कोई विरासत नहीं है? या उनकी कोई इतिहास नहीं है? या उनके पास एक भव्य वस्तुनिष्ठ मंदिरों की परंपरा नहीं है? या उनके द्वारा प्रभावित अंकोर वाट के मंदिर नहीं है? या थाईलैंड के मंदिर नहीं है? या फिर हो सकता है इंडोनेशिया के मंदिर ना हो? क्या साउथ इंडिया भारत का पार्ट है? क्या साउथ इंडिया के अंदर कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत है? लगता तो नहीं। भारत सरकार कहती है, मैं नहीं कहता, भारत सरकार कहती है कि साउथ इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट। भारत सरकार कहती है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग ही जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनकी ही विरासत जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपने आप को आर्यंस कहते हैं। उनके लिए दक्षिण भारत की संस्कृति यानी कि द्रविड़ियन संस्कृति की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हम क्या देश को बांटना चाहते हैं? क्या सरकार यह एहसास दिलाना चाहती है कि इस देश में जो होगा उत्तर भारत के द्वारा होगा और वहां पर दक्षिण भारत की कोई कीमत नहीं होगी? ये फेटल थिंकिंग, ये सोच, ये जो सोच है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। ये सोच है भाजपा की और ये सोच है आरएसएस की। अब आपको इसके ऊपर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। चलिए साहब, ये मुद्दा उठता कहां से है मैं बताता हूं आपको। भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। भारत का इतिहास में जो हमारा सांस्कृतिक इवोल्यूशन है, जो हमारी सांस्कृतिक जो क्या कहते हैं विरासत है, कितने साल की साहब? 12,000 सालों की। एन एक्सपर्ट कमिटी हैज बीन सेट अप फॉर कंडक्टिंग होलिस्टिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर टू सिंस 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट एंड इट्स इंटरफेस विद अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसका दूसरी कल्चर के साथ कैसा इंटरफेस रहा, इंटरेक्शन रहा। अब साहब इसमें 16 मेंबर्स आए हैं। मैं आपको नाम गिना देता हूं, देखिएगा यहां पर। श्री के.एन. दीक्षित, चेयरमैन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। श्री आर.एस. बिष्ट, श्री बी.आर. मनी, प्रोफेसर संतोष शुक्ला, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे, प्रोफेसर माखनलाल, डॉक्टर जी.एन. श्रीवास्तव, जस्टिस एम शर्मा, प्रोफेसर पी.एन. शास्त्री, प्रोफेसर आर.सी. शर्मा, प्रोफेसर के.के. मिश्रा, प्रोफेसर बलराम शुक्ला, प्रोफेसर आजाद कौशिक, पंडित एम.आर. शर्मा और कुछ रिप्रेजेंटेटिव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सांस्कृतिक मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय से भी। अब इसके ऊपर बहुत सारे दक्षिण भारतीय नेताओं की, देवगौड़ा साहब की और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कड़ी प्रतिक्रिया है। भारत में दो संस्कृतियां बहुत, जिसे क्या कह सकते हो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति, जिसे हम अक्सर द्रविड़ियन संस्कृति कहा जाता है और जिसे हम भारत का मूलवासी कहते हैं, क्योंकि यह बात सबको मालूम है कि जो आर्यंस हैं, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूं, ये बाहर से आए थे, ये इस भारत के मूलवासी नहीं थे। और यहां पर इन्होंने द्रविड़ियंस को लड़ाई में हरा के या जो भी करके खदेड़ दिया भारत के दक्षिण पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में खुद का कब्जा कर लिया। ये एक पॉपुलर सेइंग है और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन यहां पर जो संस्कृतियां पनपी, उसके अंदर जो दक्षिण भारत की जो रिच सांस्कृतिक विरासत है,
उसके सामने नॉर्थ के अंदर कोई विरासत नहीं है, मैं आपको बता दूं, कहीं कुछ नहीं मिलता आपके पास। दूसरी एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत में है, वो है बंगाल की। बंगाल प्रदेश बहुत बड़ा है, भारत की दरअसल हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा, ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। यानी कि इस सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो करीब करीब 30-32 करोड़ लोग जो है बंगाली बोलते हैं। तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदी के बाद बांग्ला सबसे बड़ी लैंग्वेज है। अगर आप इन 16 नामों को पढ़ें तो आपको बंगाल की विरासत को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक भी व्यक्ति नहीं है, और पूरे साउथ की विरासत को, जिसकी सांस्कृतिक विरासत इतनी समृद्ध है कि जिसका एग्जाम्पल भी नहीं दिया जा सकता, एक भी दक्षिण भारतीय इस पूरी की पूरी कल्चरल कमेटी में नहीं है। मैंने आपको सारे नाम बताए, आप अंदाजा लगाइए कि भारत किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। हम शायद ये लोगों से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। हम शायद ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत का कोई विरासत नहीं है, दक्षिण भारत की कोई शायद आइडेंटिटी नहीं है। क्या हम उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस देश में तुम्हारी कोई औकात नहीं है? यही तो लग रहा है, इस कमेटी से ही लग रहा है। दूसरी बात, क्या नॉर्थ इंडिया की विरासत, मुझे वहां कुछ नजर नहीं आता। उस विरासत में ना तो कोई मुझे आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर्स नजर आते, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अल्टीमेटली अजंता एलोरा भी जो है वो बुद्धिस्टा विरासत के हिस्से है, मध्य भारत के हिस्से है, बल्कि महाराष्ट्र के हिस्से हैं। वो तो सब कुछ महाराष्ट्र के नीचे है, या कहा जाए एक जो असली द्रविड़ियन किंगडम है, सब कुछ विंध्याचल के नीचे है। भारत के दो हिस्से, एक विंध्याचल के ऊपर, एक विंध्याचल के नीचे, तो उसमें महाराष्ट्र नीचे आ जाता है विंध्याचल के। अब आप बताइए, क्या बंगाल में कोई सांस्कृतिक विरासत नहीं है, कोई धार्मिक विरासत नहीं है? क्या साउथ में कोई सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत नहीं है? क्या वहां पर कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो भारत में इस कल्चरल कमेटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके? क्या ये लोग जो उत्तर भारत के सारे, जिनके नाम मैंने पढ़ के बताए आपको, क्या इनको कन्नड़ा आती है? क्या इनको मलयालम आती है? क्या इनको तमिल आती है? क्या इनको तेलुगु आती है? क्या इनको बंगाली आती है? भाषा सांस्कृतिक संबंधी एक जो समृद्धि है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये बात आज से कुछ साल पहले साउथ को आइसोलेट करने के लिए अटल बिहारी जी के समय में भी उठी थी। वहां पर पार्लियामेंट की सीटों का पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा निर्धारण होना था, और जहां पे साउथ इंडिया की सीटें 140 से कम होकर पार्लियामेंट में 80 हो जानी थी, और सिर्फ एक प्रदेश ऐसा होता है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीटें पूरे दक्षिण भारत से ज़्यादा होती। उस पर साउथ इंडिया के लोगों का कहना है, जो कि अंदर की खबरें हैं, कि अगर इन हालातों में आप हमें 80 सीटें देना चाहते हैं तो मत दीजिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मतलब भारत की भी ज़रूरत नहीं है। दक्षिण भारत वैसे भी ना केवल विरासत में रिच है, पर कैपिटा इनकम में भी रिच है। उत्तर भारत के मुकाबले, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले, कम से कम उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 5-6 गुना ज़्यादा है। इसे आप कह सकते हो कि एक रिच इंडिया और पुअर इंडिया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली को छोड़ दो तो बाकी सारा उत्तर भारत जो है पूरा का पूरा गरीब है, जो ऑलमोस्ट $1000-1500 के आसपास है, और साउथ सारा $5000-6000 के आसपास है। अब एक नया डिवीजन पैदा कर रही है भारत सरकार, सांस्कृतिक डिवीजन, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि साउथ इंडिया को आपकी औकात नहीं है। बंगाल को भी कहने की कोशिश कर रही है कि आपकी औकात नहीं है। ये एक किस्म से देखा जाए तो भारत के अंदर विभाजन की नई तस्वीर पैदा कर रही है। आरएसएस, जो कि ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, अगर आप इस लिस्ट में देखें तो आपको इसमें ब्राह्मणों की भरमार मिल जाएगी साहब, ब्राह्मणों की भरमार मिलेगी। अगर मैं नाम ही बताऊं, बिष्ट, दीक्षित, शुक्ला, पांडे, माखनलाल, उसके बाद शर्मा,
फिर से शर्मा, फिर से शर्मा, मिश्रा, फिर शुक्ला, फिर कौशिक, फिर से शर्मा। कम से कम नहीं तो 16 में से मुझे लगता है कि 12 तो कम से कम इसमें ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं। अब मैं यहां पे ब्राह्मणवादी या दूसरे वर्गों की बात नहीं करूंगा, लेकिन माइंडसेट आपको पता लगेगा कि सरकार किस माइंडसेट से काम कर रही है। सरकार का माइंडसेट दक्षिण भारत को आइसोलेट करना है और यह उसका एक इंडिकेशन है। मेरी सरकार से निवेदन है, ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि दक्षिण भारत से विरोध के स्वर बहुत तीव्र उठने शुरू हो गए हैं। कई टीवी प्रोग्राम पे अब डिबेट आनी शुरू हो गई हैं। शायद आज जो बीज आप बो रहे हैं कल वो फल बन जाएंगे। फिर आप मत कहिएगा कि हमने भारत के अंदर विभाजन की नई रेखाएं पैदा कर दी हैं, और ये रेखाएं आरएसएस और भाजपा पैदा कर रही है। आरएसएस का शायद मुझे लगता है मूल मंत्र ही यही है कि शायद वो देश को एक देखना नहीं चाहते। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र के दुश्मन हैं। ये फैसला आप कीजिएगा कि इस किस्म की सांस्कृतिक कमेटियां जिसके अंदर दक्षिण नहीं है, जिसके अंदर बंगाल नहीं है और उनके वासी नहीं हैं, क्योंकि आरएसएस तो पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद के ऊपर चलता है। उन्हें ब्राह्मण के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता, और उनके सारे चीफ हैं वो भी ब्राह्मण हुए हैं। इस 16 की लिस्ट में मेरे को 12-13 तो कम से कम मुझे कंफर्म है जो कि ब्राह्मण हैं। ऐसे देश नहीं चल सकता, ऐसे देश विभाजित हो जाते हैं। संभाल कर भारत सरकार, संभाल कर आरएसएस और भाजपा, ऐसा कदम मत उठाइए जिससे इस देश की अस्मिता पर आंच आ जाए। दक्षिण भारत को और बंगाल को इतना बाहर मत कर दीजिए कि बाद में शायद कहीं आपको वहां रेखाएं खींचनी पड़ जाए। धन्यवाद आपका, फीडबैक दीजिएगा।